सेवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी 13 जून की सभी शिफ्टों का हम एनालाइज करेंगे पूरी तरीके से, जिसमें यहाँ पे आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं कि जो 2025 से 26 के बजट में जो है वो परमाणु ऊर्जा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, भारतीय नौसेना दिवस की थीम क्या है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको हम एक एक करके पूरे डिटेल के साथ क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 में परमाणु ऊर्जा के लिए आवंटित बजट कितनी है। तो परमाणु ऊर्जा के लिए जो है 2025 के 26 में प्राथमिकता दी गई है। तो इसके लिए जो राशि आवंटित की गई है वो 20,000 करोड़ किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए जो है 20,000 करोड़ इसका लिए जो है आवंटित की गई है, तो इसका उद्देश्य भी होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका उद्देश्य जो छोटे मॉड्यूलर होते हैं ना, मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं, उनको विकसित करना, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है, छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को विकसित करना, ठीक है, रिएक्टर को विकसित करना, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे मैं कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करूंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करूँ तो हम बात करेंगे कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में, ठीक है ना। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इसके बारे में जो हम एक एक पॉइंट को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो ये है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपके कौन से राज्य में है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपके तमिलनाडु में, ठीक है ना। ये आपके कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु में। और वहीं अगर पूछे कि तमिलनाडु के कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा ये है आपका तिरुनेलवेली जिले में, ठीक है, तिरुनेलवेली जिले में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसका निर्माण जो है ये कब हुआ था और किसके सहयोग से हुआ था। तो निर्माण की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका निर्माण हुआ था 2002 में, ठीक है ना। इसका निर्माण कब हुआ था, 2002 में हुआ था। और याद रखिएगा किसके सहयोग से, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा रूस के सहयोग से। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रूस के सहयोग से जो है इसका निर्माण हुआ था। तो ये हो गया कुंडलकुलम। इसके बाद जो है एक और याद रखिएगा जो कि है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो याद रखिएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये है आपका जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कहाँ है, तो ये है आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र के कौन से जिले में, तो ये आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र के पालघर जिले में, ठीक है ना, पालघर जिले में। इसके बाद जो है तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा आपका कौन सा हो गया, तीसरा हो गया आपका जो है ये है आपका रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रावत भाटा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इसके बारे में जो है आपको क्या याद रखना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये है भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है ना, दूसरा भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। इसके बाद जो है इसके बारे में और आपको क्या याद रखना है, तो ये आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है ना, राजस्थान के कौन से जिले में गए, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़,
चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा इसका स्थापना हुआ था 1975 में, 1975 में। और किसके सहयोग से हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तो ये कौन से क्षेत्र में की है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जैव ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सबसे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है कि जो है दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क कौन सा है, सौर ऊर्जा वाला पार्क। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वाला पार्क, ठीक है ना। सौर ऊर्जा पार्क जो है ये कहाँ पे है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है भाडला सोलर पार्क, ठीक है ना। इसका नाम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है भाडला सोलर पार्क, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी जो है ये जो है आपके कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा भाडला सोलर पार्क जो है ये आपके राजस्थान में है, ठीक है। तो ये जो था ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क था। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरा कौन सा है गैस, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वाला पार्क जो है ये कौन सा है गैस, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पवागढ़ सोलर पार्क, ठीक है ना। पवागढ़ सोलर पार्क, ठीक है। तो पवागढ़ सोलर पार्क है, तो इसकी जो है अगर मैं बात करूँ कि ये कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा ये जो है आपके कर्नाटक में, ठीक है ना। पवागढ़ सोलर पार्क जो है ये कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है या मालवा का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है या छोटा नागपुर का पठार है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है ये दक्कन का पठार है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्कन का पठार जो है गाइस याद रखिएगा 8 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है ना। दक्कन का पठार जो है 8 राज्यों में फैला है। तो अब यहाँ पे 8 राज्यों में फैला, तो ये हम जरूर जानेंगे कि कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो फैला हुआ है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका हो गया झारखंड। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है। और जो है छत्तीसगढ़ के बाद जो आपको याद रखना है ओडिशा हो गया, ओडिशा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद जो है आपका तेलंगाना हो गया और कर्नाटक हो गया, तेलंगाना एंड जो है कर्नाटक। तो 3 3 6 7 8, तो टोटल 8 राज्यों में फैला हुआ है। उसके बाद जो है दक्कन के पठार की बात करें गैस, तो याद रखिएगा दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा पठार जो है ये कौन सा है, दक्कन का पठार है। ये तो आपके इसमें पूछा गया, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका जो है आकार और ऊंचाई कितना है, तो दक्कन के पठार के बारे में हम बात करेंगे, तो इसका हम सबसे पहले आकार के बारे में बात करेंगे कि इसका जो आकार है ये कैसा आकार है गाइस, तो याद रखिएगा दक्कन के पठार का आकार जो है त्रिकोणीय है, ठीक है ना। कैसा है, त्रिकोणीय। उसके बाद जो है हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे कि इसकी ऊंचाई कैसी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दक्कन के पठार की जो ऊंचाई है गाइस वो है आपका 600 से 900 मीटर के बीच है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 600 से 900 मीटर के बीच, 600 से 900 मीटर के बीच।
उसके बाद पूछा जाता है कि दक्कन का पठार जो है ये कौन कौन से पर्वत से घिरा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके अरावली से घिरा हुआ है, अरावली। उसके बाद आपको याद रखना है विंध्याचल से भी ये घिरा हुआ है, विंध्याचल। उसके बाद आपको याद रखना है आपका सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा। उसके बाद जो है आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट। बताइए इतने पर्वतों से घिरा हुआ है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि दक्कन के पठार से जो है कौन कौन सी नदी बहती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है कौन कौन सी नदी बहती है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ दक्कन के पठार से जो नदी बहती है वो हो गया आपका गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी। इसके बाद आपको याद रखना है कृष्णा नदी हो गया, ठीक है, कृष्णा हो गया। इसके बाद अगर बात करें नर्मदा नदी हो गया, ठीक है। और जो है लास्टली अगर मैं बात करूँ कावेरी नदी हो गया। ये सब जो है आपके दक्कन के पठार से बहती है, ठीक है। तो कौन सी नदी बहती है ये तो पता चल गया। अब यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना है कि दक्कन के पठार में जो है किस किस चीज की खेती होती है, ठीक है ना। तो किस किस चीज की दक्कन के पठार में खेती होती है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है दक्कन के पठार में जो खेती होती है वो होती है कपास की खेती होती है। ये सब पूछा जाता है प्रश्न। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सोयाबीन की खेती होती है, ठीक है, सोयाबीन की होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो है आपका मूंगफली की खेती होती है, मूंगफली की। अच्छा मेरा प्रश्न ये है कि दक्कन के पठार के में जो है यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, ये बताना है। तो याद रखिएगा दक्कन के पठार में जो है यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, काली मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 103वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण प्रदान करना, या संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ना, या आपातकालीन प्रावधानों को संशोधित करना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है 103वां संविधान संशोधन जो है ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, यानी कि जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होते हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस में जो है ईडब्ल्यू उन्हें कितना परसेंट का आरक्षण मिलता है, 10% का आरक्षण मिलता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं कि 103वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, तो 103वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 15(6) और फिर जो है आपको याद रखना है अनुच्छेद 16(6) जोड़े गए इस संशोधन के तहत, ठीक है। और इसमें जो है ईडब्ल्यूएस को जो है ईडब्ल्यूएस वाले होंगे जो अगर इनका लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ किसको मिलेगा गाइस, तो लाभ उसी को मिलेगा जिसका जो है वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम हो, ठीक है ना, वार्षिक आय जो हो, वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, ठीक है। और जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है जिनके पास जो है 5 एकड़ से भी जो है कम की भूमि कृषि भूमि हो, ठीक है ना। तो पहला तो वार्षिक आय कम हो और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि 5 एकड़, 5 एकड़ जो कृषि भूमि होती है वो होता है, तब आपको जो है ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपको याद रखना है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है आपको 10% आरक्षण मिलता है, ये जो पॉइंट होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है, ये दोनों आप आर्टिकल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो ये ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं अभी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो जो है भारतीय नौसेना दिवस 2024 की जो थीम थी वो क्या है? हरित ऊर्जा और स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और सहयोग, नवाचार और स्वदेशी कारणों के माध्यम से शक्ति और मजबूती, सशक्त भारत सशक्त नौसेना। तो बताइए इसकी थीम क्या थी गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम भारतीय नौसेना के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय नौसेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है ना? तो भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि जो भारतीय नौसेना है इनके जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है आपके दिनेश कुमार, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है दिवस याद रखिएगा। दूसरा, इनके जो है भारतीय नौसेना के जो है वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है ना? वर्तमान अध्यक्ष। तो इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये आप नाम याद रखिएगा। एडमिरल एडमिरल दिनेश कुमार एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है ना? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये आपको ध्यान रखना है 26 में नौसेना प्रमुख है। ठीक है ना? 26 में नौसेना प्रमुख है। अगर वहीं अगर हम बात करें तो 25 में भी आपसे पूछ सकता है, तो 25 में का भी याद रखिएगा कि 25 में नौसेना नौसेना प्रमुख कौन है। ठीक है, तो 25 में नौसेना प्रमुख जो है गाइस याद रखिएगा वो थे आपके आर हरि कुमार। ठीक है ना? आर हरि कुमार, ये आपके 25 में नौसेना प्रमुख थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस भारतीय संविधान संशोधन ने 18 वर्ष की आयु को मतदान देने के लिए न्यूनतम आयु बना दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये संशोधन, आपको याद रखना है। तो न्यूनतम आयु जो बनाया वो कौन सा संविधान संशोधन ने बनाया? 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब 61वां संविधान संशोधन हुआ है तो कौन से आर्टिकल में इसका संशोधन हुआ है? तो ये जो संशोधन हुआ है ये अनुच्छेद 326 में इसका संशोधन हुआ है। ठीक है ना? अनुच्छेद 326 में जो है इसका संशोधन हुआ है। और न्यूनतम आयु जो है गाइस याद रखिएगा इसमें क्या किया गया है, 326 में संशोधन हुआ है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि 21 जो है 21 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष न्यूनतम आयु किया गया है। ठीक है ना? 18 वर्ष न्यूनतम आयु किया गया है ये करने के लिए। ठीक है ना? तो ये संशोधन आप याद रखिएगा कि किसमें हुआ है, आर्टिकल 326। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ आपका जो है 27वां संविधान संशोधन है। 27वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? ये जो है आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुनर्गठन से। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है ये किससे संबंधित है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुनर्गठन से। ठीक है, इसमें क्या था 27वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको याद रखना है कौन सा आर्टिकल शामिल किया गया। तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो है 39A को शामिल किया गया। ठीक है ना? अनुच्छेद अनुच्छेद 239A को शामिल किया गया। अब इसमें क्या था गाइस, तो जो मिजोरम है ना, मिजोरम को जो है विधानसभा और मंत्री परिषद प्राप्त हुआ था इसी आर्टिकल और संशोधन के तहत। ठीक है, उसके बाद जो है 73वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो 73वां संविधान संशोधन आपके पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा से संबंधित है। ठीक है ना?
पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा से, संवैधानिक दर्जा से ये जो है आपका जो 73वां संविधान संशोधन है, इसमें जो है पंचायती राज की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या था गाइस, तो पंचायती राज के तहत जो है इसमें आपको याद रखना है अनुच्छेद 243 ए से लेकर के के तक को जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ए से लेकर के के तक को जोड़ा गया, ये आपके पंचायती राज से। उसके बाद जो है आप आ जाते हैं 86वां संविधान संशोधन। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग पे नहीं देगा, ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन जो है इसमें क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है, शिक्षा के अधिकार से। तो ये जो है आपके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इसमें क्या था कि जो 6 से लेकर के गाइस हैं, 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ठीक है ना, मुफ्त शिक्षा देने का जो है इसी संशोधन के तहत हुआ था, अनिवार्य कर दिया गया था 86वां संविधान संशोधन। और इसमें जो है कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, कौन सा आर्टिकल जोड़ा जाता है ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसे जोड़ा गया था गाइस अनुच्छेद जो आपका है 21 का ए जोड़ा गया, ठीक है ना, 21 का ए जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2025 में किस देश ने एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आपको बताना है 2025 में जो है कौन से देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो जीता है, चीन ने जीता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैं आपको टोटल 5 शीर्ष बताऊंगी, 5 शीर्ष देश, शीर्ष स्थान वाले देश। तो यहाँ पे कौन से देश ने कितने पदक जीता है, तो सबसे नंबर 1 पे आपका कौन सा देश आता है, नंबर 1 पे आता है आपका चीन। और चीन ने टोटल कितने पदक जीते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, चीन ने जो है कुल 32 पदक जीते हैं, ठीक है ना। चीन ने जो है कुल कितने पदक जीते हैं गाइस, तो इसका कुल पदक जो जीता है वो 32 जीता है, ठीक है, 32 में जो है अगर मैं बात करूं कि कितने कांसे थे गाइस, तो याद रखिएगा कांसे। तो इस 32 में जो है कांस्य पदक जो थे वो 4 थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो है आपका जो है रजत पदक जो था वो कितना था गाइस, तो रजत था 9। और वहीं अगर मैं बात करूं स्वर्ण, स्वर्ण कितना था गाइस, तो याद रखिएगा स्वर्ण था 19। ये आप ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है गाइस, दूसरे नंबर पे चीन है। तो दूसरे नंबर पे हमारा अपना भारत है, ठीक है। तो भारत ने जो है कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल जो है 24 पदक जीते हैं, ठीक है ना। भारत ने कुल पदक कितने जीते हैं, कुल पदक, तो भारत ने कुल पदक जीते हैं 24। इसमें अगर मैं बात करूं कि इसने जो है भारत ने कांस्य पदक कितने जीते हैं, तो गाइस याद रखिएगा भारत ने कांस्य पदक 6 जीते हैं। उसके बाद अगर रजत पदक की अगर मैं बात करूं तो रजत पदक जो है 10 जीते हैं। और वहीं अगर मैं स्वर्ण पदक की बात करूं तो स्वर्ण पदक जो जीते हैं वो 8। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाता है, तीसरे नंबर पे आपका आता है जापान। तो जापान जो है, जापान ने कुल कितने पदक जीते हैं गाइस, तो याद रखिएगा जापान ने जो है कुल 28 पदक जीते हैं, ठीक है ना, कुल 28 पदक। जिसमें से अगर मैं बात करूं कांस्य, कांस्य जो है इसने कितने 12 कांस्य पदक जीते हैं। रजत की अगर मैं बात करूं तो रजत जो है 11 रजत पदक जीते हैं। और स्वर्ण की अगर मैं बात करूं तो 5 इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद जो है चौथे नंबर पे आपका कौन सा आता है गाइस, तो चौथे नंबर पे आपका आता है ये है कजाकिस्तान, ठीक है ना, कजाकिस्तान, ठीक है। तो चौथे नंबर पे कजाकिस्तान आता है। कजाकिस्तान ने जो है कुल कितने पदक जीते गए, तो कजाकिस्तान ने जो है कुल 6 पदक जीते हैं, ठीक है ना। इसने कितने पदक जीते हैं, कुल 6 पदक जीते हैं। तो इसमें जो है अगर मैं बात करूं कि कांस्य पदक और रजत पदक कितना था, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। कांस्य, तो कांस्य पदक 2 था। इसके बाद अगर मैं बात करूं रजत पदक की, तो ये आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं 5वें नंबर पे है, 5 तक पूछा ही जाता है तो इसलिए मैं लिखा देती हूँ, ठीक है ना। रजत पदक जो है इसने जो है गाइस याद रखिएगा कितने जीते हैं, 1।
और स्वर्ण की अगर मैं बात करूं तो स्वर्ण पदक इसने 3 जीते हैं, ठीक है। स्वर्ण पदक 3 जीते हैं। और वहीं अगर मैं 5वें नंबर की बात करूं तो 5वें नंबर पे है कतर। और कतर ने कुल कितने जीते हैं, तो कतर ने भी कुल 6 पदक जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पदक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, 6 पदक जीते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसने जो है 6 पदक जीते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि फिर कांस्य पदक और कितना जीते, तो ये सब भी लिख लीजिए, ठीक है ना। तो कतर जो है कांस्य पदक जीता है, वो है जीता है 2। उसके बाद जो है रजत पदक की अगर मैं बात करूं तो इसने 1 जीता है। और वहीं अगर मैं बात करूं स्वर्ण पदक इसने जो है 3 जीता है। तो कजाकिस्तान और रजत सेम सेम पे है। बाकी ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक चीन, दूसरा भारत और तीसरा जापान। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे जो है ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान है। तो क्षेत्रफल के आधार पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात करूंगी क्षेत्रफल के आधार पे 5 शीर्ष राज्य, ठीक है ना। 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से है, तो पहले नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा गाइस, तो पहले नंबर पे जो है ये आपका राजस्थान है, ठीक है। पहले नंबर पे जो है क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे पे आपका जो है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरे पर जो है ये आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे आपका कौन सा आएगा, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। और लास्टली अगर मैं 5वें नंबर की बात करूं तो आपका गुजरात आता है। तो ये जो हो गया ये आपके है क्षेत्रफल के आधार पे। अगर यही प्रश्न आपसे पूछ देता है गाइस जनसंख्या के आधार पे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर 5 शीर्ष राज्य, ठीक है। जनसंख्या के आधार पे 5 शीर्ष राज्य। तो जनसंख्या के आधार पे 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो सब जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य जो है ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो है ये महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे जो है ये आपका बिहार हो जाएगा। चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पे जो है ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और लास्टली अगर 5वें नंबर की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड मिंटो को या लॉर्ड रिपन को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन की अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपके वायसराय थे, वायसराय। तो इनका जो है शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शासनकाल। तो इनका जो शासन काल था वो कब से कब तक था, तो 1880 से लेकर के 1880 से लेकर के 1884 तक इनका शासन काल था, लॉर्ड रिपन का। अब यहाँ पे जो है इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये तो आपको पता है। इन्होंने क्या किया था, नगर पालिका और जो जिला बोर्ड है उन सभी की स्थापना की थी, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन का इन्हें जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है नगर पालिका, नगर पालिका और याद रखिएगा और जिला बोर्ड, और जिला बोर्ड, जिला बोर्ड की स्थापना की, स्थापना 1882 में की, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, 1882 में की। तो ये हो गया। अब जैसे कि मैं लॉर्ड रिपन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बात करूंगी, जैसे कि इन्होंने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। तो इन्होंने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कब किया था ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1882 में, ठीक है ना, 1882 में इसको समाप्त किया था।
दूसरा आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने प्रथम फैक्ट्री को स्थापित किया। प्रथम फैक्ट्री स्थापित किसने किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है प्रथम फैक्ट्री स्थापित कब की थी गाइस? तो ये जो है 1881 में, ठीक है ना। 1881 में प्रथम फैक्ट्री को स्थापित किया था। इसके बाद जो है इन्होंने जो है इनके ही समय में आया था सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है, इल्बर्ट बिल, ठीक है ना। इल्बर्ट इल्बर्ट बिल। तो इनके समय जो इल्बर्ट बिल आया था वो कब आया था? तो वो आया था इल्बर्ट बिल 1883 में, ठीक है ना। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में, ठीक है। तो ये सब जो है याद रखिएगा। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा क्या जाता है, तो इसे मैं सर्कल देकर लिखूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया। तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार नियमित जनगणना इसने करवाई थी, ठीक है ना। भारत में, स्टार दे देती हूँ, ठीक है। भारत में पहली पहली बार नियमित जनगणना किसने करवाई थी? नियमित जनगणना। तो भारत में पहली बार नियमित जनगणना करवाई और कब करवाई थी? 1881 में करवाई। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 नवंबर को, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो है आपको याद रखना है कि इसे घोषित कब किया गया था, तो और किसके द्वारा किया गया था। तो सहिष्णुता दिवस की अगर मैं बात करूँ तो इसे आपको याद रखना है, इसे घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र ने 1996 में, ठीक है ना, 1996 में घोषित किया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर मैं 31 अक्टूबर की बात करूँ तो 31 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। 31 अक्टूबर को जो है ये क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किनकी जयंती पे मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सरदार पटेल की जयंती पे, ठीक है ना। सरदार सरदार पटेल सरदार पटेल की जयंती पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं गैस आपका जो है 27 दिसंबर। तो 27 दिसंबर को जो है ये क्या मनाया जाता है गैस? तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपका बच जाता है 21 फरवरी। 21 फरवरी को जो है हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय मृत भाषा दिवस, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मृत भाषा दिवस। और इसे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, इसे जो है यूनेस्को ने 1999 में मान्यता दी थी, ठीक है ना। मान्यता दी थी। यहाँ पे जो है मैंने मातृभाषा जो है जल्दबाजी के चक्कर में अलग अलग लिख दिया था। तो इसे मैं क्या करती हूँ, इसे एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है ना। मातृभाषा दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये आपका किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूं तो याद रखिएगा 2007 से जो है ये हर वर्ष प्रकाशित होता है, ठीक है ना। हर वर्ष प्रकाशित होता है।
प्रकाशित होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो है वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है ये तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन करती ही है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा भारत की रैंकिंग तो इसमें जो है भारत की रैंकिंग जो है ये 39वां स्थान है भारत का, ठीक है ना। भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 39वां स्थान है, 39वां 39वां स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये 39वां स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भारत का रैंक आपको याद रखना है, क्योंकि जो है करंट से क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल बहुत ज्यादा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये सब जो है आपके शिफ्ट में पूछा ही गया है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रश्न आपसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन प्रश्न ये भी पूछ सकता है आप लोगों के शिफ्ट में कि भारत किस में रैंकिंग क्या है, या ये कब से प्रकाशित हो रहा है, तो ये भी सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं सारी चीजों को क्लियर कर देती हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि इसमें शीर्ष देश कौन कौन सा है इस शीर्ष देश, तो स्विट्जरलैंड जो है इस पे शीर्ष देश पे है, स्विट स्विट्जरलैंड। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका, ठीक है, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, एंड देन जो है आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा स्वीडन, सॉरी दूसरे नंबर पे ये है स्वीडन, ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपका स्वीडन, और तीसरे नंबर पे है आपका अमेरिका, ठीक है। तो ये आपका शीर्ष है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करती हूँ विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं, WIPO, जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, तो इसे हम कहते हैं WIPO, ठीक है। तो WIPO मतलब होता क्या है गाइस इस संस्था का, तो WIPO मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना जो है ये चंगेज खान ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चंगेज खान जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसने जो है इसका स्थापना स्थापना कब किया था गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका स्थापना 1206 में किया था, ठीक है ना। कब किया था, 1206 में। और वहीं अगर मैं बात करूं कि चंगेज खान का जो है मूल नाम क्या था, मूल नाम, ठीक है। तो याद रखिएगा चंगेज खान का जो है मूल नाम था आपका, याद रखना क्या था, तेमुजीन, तेमु तेमुजीन, ठीक है। और ये जो है आपको क्या याद रखना है कि ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य था, ठीक है ना। ये आपको क्या याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था ये, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य था, ठीक है। अब दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य क्यों था, तो इसका जो विस्तार की अगर मैं बात करूं कि इसका जो विस्तार जो था ये कहाँ से कहाँ तक था, तो गाइस तो इसका विस्तार जो है चीन में फैला हुआ था, ठीक है ना। इसका विस्तार चीन में था, चीन से लेकर के जो है गाइस याद रखिएगा यूरोप में था इसका। तो इस सब की वजह से जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य था, ठीक है ना। ये जो है बहुत ज्यादा ये फैला हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन जो हुआ था वो बिहार में हुआ था, ठीक है ना। अब ये आप याद रखिएगा कि बिहार के जो है ये कहाँ कहाँ हुआ था, तो बिहार में तो हुआ ही था, और कब आयोजित हुआ था तो ये भी याद रखिएगा, इसका आयोजन जो हुआ था वो 4 से लेके 15 मई, ठीक है ना, 4 से 15 मई 2025 तक इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। और जो है ये कहाँ कहाँ हुआ था गाइस, तो यह देखिएगा बिहार के जो है इसका आयोजन हुआ था, बिहार के पटना में इसका आयोजन हुआ, ठीक है, पटना में हुआ था, राजगीर में हुआ था, राजगीर में हुआ था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो हुआ था वो आपका हुआ था बेगूसराय में,
बेगूसराय में, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है भागलपुर में हुआ था, भागलपुर में, ठीक है। और लास्टली आपको याद रखना और गया में। टोटल 5 जगह इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। कौन कौन सी जगह पे हुआ था ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय मानसून का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो भारतीय मानसून का सबसे प्रमुख कारण है दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवन, पश्चिमी विक्षोभ, ओजोन परत या चक्रवात। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पर्सन जो व्यापारिक पवन जो है गाइस, देखिएगा ये है आपका जो है सबसे प्रमुख कारण है मानसून का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिमालय पर्वत भी है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर प्रमुख कारण की अगर मैं बात करूं तो हिमालय पर्वत भी। अब हिमालय पर्वत कैसे हुआ तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। हिमालय पर्वत ये क्या करता है कि ये जो हवा के उत्तर की ओर बढ़ने के कारण जो है पश्चिमी ढलान पे जो है ये वर्षा बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया था, नूरजहां ने, रजिया सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका ये करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूँ तो ये कौन से वंश का शासक था, तो ये था गुलाम वंश का शासक। और इसका शासनकाल कब से कब तक था गाइस, तो इसने शासन किया था 1206 से लेकर के 1210 तक इसने शासन किया था। उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की मैं बात करूं तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन इसका इसको पूर्ण नहीं करवाया था। इसका पूर्ण निर्माण इसके दामाद इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है ना। तो कुतुब मीनार का निर्माण किया। उसके बाद जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, ये भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसकी मृत्यु कैसे हुई, तो पोलो खेलते समय जो है याद रखिएगा, पोलो खेलते समय, पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो गाइज आज का ये सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।